नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी करना है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 30 है। आप पार्ट नंबर 29 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाइजा जो है आपको पानी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको पानी से क्या होता है, हाइजा होता है। देखिए पानी के कारण, ठीक है, पानी के कारण, ठीक है ना, यानी पानी के कारण क्या होता है, हाइजा होता है। पानी के कारण क्या होता है, हाइजा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रखेंगे। देखिए दावा यानी रोग से क्या दावा होता है, नहीं होता है, ये तो गलत है। यानी दावा से रोग ठीक होता है, लेकिन रोग से थोड़ा दावा होता है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है कि मच्छर, हाँ मच्छर से मलेरिया होता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मलेरिया, ठीक है ना, ठीक है ना, मलेरिया हो गया। यहाँ पर आपको मलेरिया जो है ना, यहाँ पर आपको मच्छर से होता है, ठीक है ना, ये मच्छर दिख रहा है, ठीक है, मच्छर से होता है, ठीक है, मच्छर से। यानी मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है, ठीक है ना। मच्छर के यहाँ पर ठीक है कारण, ठीक है ना, कारण होता है, जिससे होता है। देखिए यहाँ पर आपको पानी से क्या होता है, हाइजा, यानी पानी के कारण हाइजा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मच्छर के कारण क्या होता है, ये मलेरिया होता है। तो यहाँ पर आपको इस शब्द भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 17 जो ना यहाँ पर 49 और 13 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 जो ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको 17 क्या करेंगे, यहाँ पर 49 1300 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 17 को यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 17 दिख रहा है, और 17 का क्या करेंगे ना, मान लीजिए 17 का क्यू, ठीक है, अगर मान 17 का क्यू करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 4900 कितना गया, ये 13 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 21 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है। 21 का भी क्या करते हैं, क्यू करेंगे। जब 21 का क्यू करेंगे ना तो यहाँ पर 92 61 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द भरा जाएगा, तो यहाँ पर 92, ठीक है, यानी 9261 आ गया। तो 9261 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको 9261 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 5 शब्द है, ये पांचों शब्द को सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है ना। सार्थक का मतलब होता है बढ़ते क्रम में चलना होगा, ठीक है ना। तो सार्थक क्रम में सजाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर 5 शब्द है, इनको सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये पांचों शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में हमको क्या करें, देखिए सार्थक अनुक्रम में सजाएंगे। देखिए तो सबसे पहले देखिए इसमें एक में क्या दिया, दही दिया, दूसरा में घास दिया, तीसरा में मक्खन दिया, चौथा में दूध दिया, और पांचवा में गाय दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, ये पांचों शब्द में सबसे पहले क्या दिखेगा, गाय दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा, गाय हो गया, ठीक है ना। गाय के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, गाय के बाद में यहाँ पर घास आएगा, यानी गाय आएगी। गाय क्या करेगी, घास को खाएगी, तो घास 2 पद है, ठीक है ना। घास खाएगी तो घास खाने के बाद में क्या करेगी, जब घास खाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर दूध देगी ना। खाने के बाद में क्या करेगी, दूध देगी, तो दूध कितने पदी है, 4 पदी है, ठीक है। दूध देगी, दूध के बाद में यहाँ पर फिर क्या देगी, बनेगा दही बनेगा। दूध के बाद में क्या बनेगा, दही। दही आपको 1 में दिया है। दही के बाद में फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर मक्खन बनेगा। मक्खन यहाँ पर 3 पदी है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक का मतलब देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनको यानी सार्थक क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, गाय दिखेगा। गाय के बाद में क्या आएगी, गाय हो गई। गाय घास खाएगी, घास खाने के बाद में दूध देगी, दूध के बाद में यहाँ पर दही बनेगा, दही के बाद भी यहाँ पर मक्खन निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 52 यानी 413 दिख रहा है, यानी 52 413 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी 52 413, ठीक है ना। 52 413 ऑप्शन नंबर क्या इसमें दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए कोड में देखिए MADRAS को लिखा जाता है
ठीक है, यानी एन बी, ठीक है ना, ई एस बी टी को, ठीक है। तो यहां पर आपको बॉम्बे को लिख रहा है, बताना क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या लिख रहा है, यहां पर लिख रहा है कि मद्रास, देखिए यानी मद्रास, यानी मद्रास को यहां पर क्या लिख रहे हैं, देखिए एन बी ई एस बी टी लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए यहां पर मद्रास को लिखते हैं एम ए, ठीक है, डी आर ए एस, इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए नीचे में यहां पर आपको एन दिया है, बी दिया है, ई दिया है, एस दिया है, बी दिया है और टी दिया है। इनको कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से यहां पर बॉम्बे को लिखेंगे, देखिए बी ओ एम, ठीक है ना, फिर बी ए वाई को कैसे लिखा जाएगा, देखिए एम से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, तो एम में अगर एक को जोड़ देंगे एन आ गया, ए से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो ए में अगर एक को जोड़ देंगे बी आ गया, डी से क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं, तो डी में एक को जोड़ देंगे ई आ गया, आर से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, तो आर में एक को जोड़ देंगे एस आ गया, और ए से क्या लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, तो एस ए में भी एक को जोड़ेंगे बी आ गया, और एस क्या लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं, इसमें भी एक को जोड़ देंगे टी आ गया, यानी +1 कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या करते हैं हम बॉम्बे में भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको बी में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, जब बी में एक को जोड़ेंगे सी आ जाएगा, ओ में क्या करते हैं, एक को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ओ में जब एक को जोड़ देंगे तो यानी ओ पी आ जाएगा, एम में क्या करते हैं, एक को जोड़ेंगे, यानी एम में भी एक को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको एन आ जाएगा, और बी में भी क्या करते हैं एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, ठीक है ना, और ए में भी क्या करते हैं एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बी आ गया है, और वाई में क्या लिख रहे हैं, वाई में भी एक को जोड़ेंगे यहाँ पर जेड आ गया है। तो आपको बताना है कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पर सी पी एन, ठीक है ना, सी पी एन यानी सी बी जेड, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी पी एन, तो सी पी एन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन सी बी जेड होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सी पी एन सी बी जेड, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न है, प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजन में से कौन सा व्यंजन बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको टाई दिया है, कमीज दिया है और पतलून दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो टाई क्या कमीज ले समित है, नहीं, और कमीज क्या यहाँ पर आपको पतलून से समित है, नहीं, पतलून क्या टाई से समित है, नहीं, ये तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का व्यंजन क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको टाई दिख जाएगा, ये आपको कमीज दिख जाएगा, यहाँ पर आपको पतलून दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको टाई दिख गया, ठीक है ना, ये आपको कमीज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपको पतलून हो जाएगा, ठीक है, पतलून, यहाँ पर पतलून हो गया, यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में बताना क्या है ना कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर, ठीक है ना। देखिए उससे पहले देखिए यहाँ पर आपको 2 आकृति दी है, इन दोनों आकृति में बीच में यहाँ पर आपको 49 लाया है, यहाँ पर आपको 40 लाया है, ये किस प्रकार से लाया है, उसी प्रकार से इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर संख्या को रखेंगे, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से अगर इनको क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे और इन दोनों का आपस में जोड़ते हैं, यानी चारों का आपस में क्या करते हैं, 12 वाला को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में क्या 49 है, आपको यही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 9 हो गया, फिर प्लस 11 दिख रहा है, 11 हो गया, फिर प्लस में 6 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 23 दिख रहा है। इनको जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, इनको जोड़ेंगे तो हाँ देखिए 49 है, जोड़ने पर 49 है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या दिख रहा है, तो 49 आ गया, तो हमको 40 लेना है, ठीक है ना। देखिए 7, फिर प्लस में 12, और फिर प्लस में यहाँ पर 23, और फिर प्लस में यहाँ पर 8। देखिए 12, 7, 12, 23 और 8, इन सबको जोड़ने पर कितना रहा है, ये 40 आ जा रहा है, ठीक है, 40 आ गया, यानी ये भी 20 वाली संख्या आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, ये तीसरा में रख लेंगे। देखिए तो तीसरा में क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए 16 9, तो 16 + 9, फिर प्लस में यहाँ पर 8, और फिर प्लस यहाँ पर आपको 26 आ गया है, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, ठीक ना, हाँ इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको 59 आ जाएगा, कितना क्या 59 आ जा रहा है। देखिए तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, ये 59 हो जाएगा। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ 59, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सी, ठीक है, आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 4 आकृति दिया है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक आकृति अलग दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको ए को ध्यान से देखिए, बी को देखिए, सी को देखिए और डी को देखिए। इन चारों आकृति को ध्यान से देखने के बाद में कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ई वाला दिख रहा है और ई वाला दिख रहा है और यहाँ पर आपको ई, तीनों दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जो तीनों आकृति है ना वो क्या दिख रहा है, बंद, ठीक है ना। यहाँ पर करते हैं बंद रखेंगे, ठीक है, यानी बंद आकृति है, आकृति है, ठीक है ना, आकृति, ठीक है ना। हाँ देखिए जैसे यहाँ पर देखिए एक, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये बंद आकृति है, कहीं से खुला नहीं है। इसमें भी देखिए बंद आकृति है, कहीं खुला नहीं है। इसमें भी देखिए बंद आकृति है, कहीं से खुला नहीं है। लेकिन इसकी जो अंदर दिया ना ये खुला आकृति दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये खुला आकृति है। इसका मतलब कि तीनों आपको बंद आकृति हो गया, ठीक है। तीनों क्या दिख रहा है, ये बंद आकृति है और ये जो आपको डी है ना ये आपको खुला आकृति दिख रहा है। देखिए इसको क्या रखते हैं, ये खुला हो गया, ठीक है ना, नहीं खुला को रखते हैं ना यहाँ पर खुला, ठीक है, खुला आकृति, नहीं थोड़ा सा इसमें छोटा करेंगे, ठीक है। नहीं खुला आकृति को देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, आकृति, ठीक है ना, आकृति है। जैसे देखिए तीनों आपको बंद आकृति देखा, ए बी सी, इन तीनों आपको बंद आकृति है और जो डी है ना डी वो खुला आकृति है। तो खुला आकृति तीनों एक समान दिख रहा है, एक आपको अलग हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, ठीक है, यानी डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा आपको इसको बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक पासे के 3 स्थितियों को नीचे दर्शाई गई है, यानी डॉलर वाले के विपरीत फलक को बताना है क्या होगा। देखिए जब एक ही पासे के 3 स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है तो 2 स्थितियों में क्या करेंगे ना, कौन मिलाएंगे। जब 2 स्थितियों में जब कौन मिल जाएगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब जहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों स्थितियों में कौन मिलाते हैं। देखिए अगर इसमें कौन मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाँ एंड प्लस, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। किस किस में कॉमन मिलाएंगे, हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए इसमें आपको प्लस दिख रहा है, इसमें भी आपको प्लस दिख रहा है, यानी प्लस यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। ये प्लस हो गया, प्लस का विपरीत क्या दिख रहा है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मिलेगा वहाँ से कॉमन चलेंगे घड़ी की दिशा में। जैसे यहाँ पर अब क्या दिखेगा, डॉलर आ गया, डॉलर के बाद में फिर प्लस आ गया, सॉरी इधर नहीं से इधर से ना चलेंगे, यहाँ से आपको इधर चलेंगे और इसको इधर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऐसे आ गया, फिर यहाँ पर आपको डॉलर आ गया, ठीक है। अब देखिए जहाँ से फिर आपको क्या करेंगे, दूसरा भी चलेंगे, यानी उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर आपको प्लस हो गया, प्लस के बाद में यहाँ पर स्टार आ गया, यानी स्टार आ गया, ठीक है ना, इसका स्टार हो गया। और डॉलर का चिन्ह यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ तो देखिए यानी एंड दिख जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एंड आ गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि डॉलर वाले, देखिए डॉलर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, यानी डॉलर का विपरीत क्या दिख रहा है। तो देखिए डॉलर का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी एंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। तो एंड को देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुशील, ठीक है, और सुशील राजेश के उत्तर में रहता है जो कमलेश के पश्चिम में रहता है। वरुण जो सुशील के दक्षिण में रहता है, उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोल कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि सुशील जो है ना वो राजेश के उत्तर में रहता है। राजेश के उत्तर में कौन रहता है, सुशील। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, राजेश को रखते हैं। देखिए तो जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, राजेश, तो यहाँ पर आपको राजेश को रखते हैं, ठीक है। राजेश को हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। देखिए राजेश, ठीक है, ये राजेश, ये बोल रहा है कि राजेश के, देखिए यानी सुशील जो है ना राजेश के उत्तर में, तो राजेश के उत्तर में, तो उत्तर कौन सा दिशा दिख रहा है, उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम को बनाइए। देखिए ये पूर्व होता है, ठीक है, ये पश्चिम होता है, यहाँ पर आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है ना। तो सुशील राजेश के उत्तर में, तो सुशील जो है राजेश के उत्तर में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सुशील को रखते हैं, ठीक है ना। ये सुशील, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सुशील को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सुशील दिख रहा है, ठीक है ना, ये सुशील हो गया, ठीक है। सुशील क्या है, राजेश के उत्तर में है, यहाँ पर उत्तर में दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जो कमलेश के पश्चिम में रहता है, लेकिन कमलेश के क्या पश्चिम में कौन रहता है, राजेश, ठीक है ना। तो कमलेश के पश्चिम में, तो यहाँ पर आपको कमलेश को रखते हैं, ठीक है ना। ये कमलेश के पश्चिम में कौन हो गया, ये राजेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर रखो, देखिए पश्चिम इधर होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि अरुण जो सुशील के दक्षिण में रहता है। जो अरुण है ना, अरुण वो सुशील के दक्षिण में, तो सुशील ये दिख रहा है, इसके दक्षिण में कौन है, तो अरुण है। तो इसके दक्षिण में यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अरुण हो गया, ठीक है, ये अरुण दिख रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि उसका घर यानी किसका घर, यही तो बताना है। देखिए उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में है, तो हमारा किसका घर पूछ रहा है, ये ना सुशील के पूछ रहा है, ना राजेश के पूछ रहा है, और ना यहाँ पर आपको कमलेश के, ना वरुण के, ये किसका पूछ रहा है। देखिए बोल रहा है कि किसी, देखिए उसका घर यानी उसका मतलब किसका घर, ये तो पता नहीं चल रहा कि किसका घर पूछ रहा है। ये ना इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये आपको अरुण, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूछता कि कमलेश का घर जो है ना वो यहाँ पर राजेश के किस दिशा में है, तो यहाँ पर राजेश की दिशा में दिख रहा है, कमलेश का घर पूर्व दिशा में है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि उसका घर, उसका मतलब किसका घर, यही तो नहीं बताना है। इसका मतलब क्या है, ये आपको निर्धारित नहीं कर सकता है, ये आंकड़े जो है ना वो अपर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कुछ कप प्लेट है, कुछ जो कप है ना हमारे यहाँ पर कप, कुछ कप क्या दिख रहा है, ये प्लेट दिख रहा है। यहाँ पर आपको प्लेट को रखते हैं, ठीक है ना, देखिए ये प्लेट हो गया, ठीक है, ये प्लेट हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सभी प्लेट चम्मच है, लेकिन सभी जो प्लेट है ना वो क्या दिख रहा है, ये चम्मच दिख रहा है, ठीक है ना, ये चम्मच हो गया है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में बोल रहा है सभी प्लेट चम्मच है, सभी जो प्लेट है ना वो चम्मच है। देखिए सभी ये जो प्लेट है वो क्या चम्मच है, नहीं, ये सभी प्लेट चम्मच नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चम्मच एक कप है, हाँ कुछ जो चम्मच है ना वो कप है। देखिए ये चम्मच दिख रहा है, ये आपको कप दिख रहा है, तो कुछ चम्मच कप दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, यानी यहाँ पर दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा आपको सही बोल रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष टू निष्कर्ष निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस और भागा को परस्पर बदल लिया जाए तथा यानी गुना और प्लस को परस्पर बदल लिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको समीकरणों को सही बनाते हैं, यानी चिन्ह को क्या करते हैं, बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि यदि माइनस और भाग को परस्पर बदल ली जाए, यानी माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि तथा गुना और प्लस को परस्पर बदल लिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस, और प्लस की जगह पर गुना। अब समीकरणों को सोल्व करें, क्योंकि चिन्ह बदल दिए। अब देखिए यहाँ पर 8 हो गया, फिर गुना कितना आ गया, 63 आ गया, फिर भागा यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, फिर प्लस में 7 हो गया, फिर माइनस ये 9 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह। तब पहले भाग करेंगे तो देखिए 9 7 63, ठीक है ना, तो 9 7 63 हो गया, 8 9 72 हो गया, यहाँ पर 72 आ गया, फिर प्लस में 7 हो गया, फिर प्लस में 9, सॉरी यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, माइनस 9 दिख रहे हैं, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 72 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 79 आ गया, और 79 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 70 आ गया। कितना आ गया, 70 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 70 हो गया। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 बॉक्स है, ठीक है, QRM और N के एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रानी हो, ठीक है, यानी एम और एल के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। एम और एल को न तो सबसे नीचे और, ठीक है, रखा गया है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि और नहीं सबसे ऊपर रखा गया है। तो एल और एन के बीच में 2 बॉक्से रखे गए हैं, यानी देखिए एस आर के ठीक नीचे नहीं है, नीचे है, ठीक है ना, अतः एस और क्यू के बीच में केवल 1 बॉक्सा है। तो बोल रहा है कि एम और एल के बीच में के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो पी और एन के बीच में कितने बक्से हैं आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर आप बोल रहा है ना कि 7 बक्से, कितने 7 बक्से बोल रहा है कि देखिए एस पी एल यानी क्यू आर एम और एन एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि एम और एल के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं, एम और एल के बीच में।
तो देखिए यहाँ पर 7 बक्से को पहले रख लेते हैं। देखिए 1 हो गया, ठीक है ना, और 2 हो गया, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ठीक ना। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एम और एल के बीच में केवल 3 बक्से रखे गए हैं, एम और एल के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको एम रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको एल रखते हैं, इन दोनों के बीच में 3 बक्से हैं। देखिए 3 बक्से हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एम और एल न तो, देखिए एम जो है ना, एम और एम न तो सबसे ऊपर, देखिए बोल रहा है ना कि सबसे नीचे, ना तो सबसे नीचे है और ना ही सबसे ऊपर में रखा गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एल और एन के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए, एम और एन, ठीक है ना, सॉरी एल और एन के बीच में। तो देखिए एल को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में एम, एन को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने हैं, तो दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर आपको 2 बक्से हैं। देखिए यहाँ पर 2 बक्से हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रखे गए हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि एस आर के ठीक नीचे है, लेकिन एस है ना, एस वो आर के नीचे है, तो आर को कहाँ रखते हैं, ठीक है, हाँ आर को नीचे है, तो ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आर को रखते हैं, आर के नीचे कौन है, एस है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस और क्यू के बीच में, ठीक है, केवल 1 बक्सा है। बोल रहा है कि एस और क्यू, तो एस दिख रहा है ई और क्यू, तो यहाँ पर क्यू रखते हैं। एस और क्यू के बीच में कितने बक्से हैं, 1 बक्सा है जो एल है, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि एम को एल के ऊपर रखा गया है, एम जो है ना, एम वो एल के ऊपर रखा गया, तो एल के ऊपर कौन है, एम है, यहाँ भी, ठीक है। ये बोल रहा है कि पी और एन के बीच में कितने बक्से हैं, ठीक है ना, तो पी और एन के बीच में, तो पी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। पी और एन दिख रहा है, तो पी दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये पी हो गया है, ठीक है ना, ये पी दिख रहा है, पी दिख रहा है और एन दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने बक्से हैं, 1 बक्से है जो कि एम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 1 बक्सा हो गया, तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर यानी 2:1 है, ठीक है, और यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर 1:3 है, तो यहाँ पर सी ए का बराबर माने सी ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी ए अनुपात बी बराबर इतना दिया है, ठीक है ना, बी अनुपात सी बराबर आपको इतना दिया है, तो सी ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सी ए माना किसके बराबर है, देखिए तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ए अनुपात बी दिख रहा है, ठीक है ना, और बी अनुपात कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इसका मान कितना निकल रहा है, देखिए तो ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी के कितना दिख रहा है, 2:1 हो गया, और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए बी, तो बी 1 हो गया, और ठीक है, और यहाँ पर आपको अनुपात कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें बताना है कि सी और 1 हो, तो देखिए 3 एकम 3 हो गया, इसको क्या करेंगे, ऐसे गुना कर जाता है, ठीक है ना, गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ पर 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर देखिए सी और ए का पूछा है, तो सी का यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, सी का 3 हो गया, और यहाँ पर ए का कितना गया, 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, यानी 3:2 आ जाएगा। तो 3:2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 3:2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और यहाँ पर 54% अधिक है, यानी उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 46% और 54% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यानी 2 संख्याओं में से तीसरी जो संख्या है ना, वो 46% और 54% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं ना, तो तीसरी संख्या है, तीसरी, ठीक है, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, ठीक है ना, तभी ना 100 में से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या होगा, ठीक है, ये पहली संख्या है, तो पहली संख्या कितना रखते हैं, 100 रखेंगे, 100 प्लस में यहाँ पर फिर 46 रखेंगे, ठीक है। हाँ, फिर गुने करेंगे 100 बटा में और 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी सोल्व करेंगे, देखिए 100 में से 100 काट देंगे तो ये कितना आ गया, 146 आ गया, ठीक है, 146 आ गया। अब दूसरा देखिए, ठीक है, तो दूसरा में क्या दिख रहा है, उसी प्रकार से रखेंगे, 100 हो गया, हाँ, फिर प्लस में कितना दिख रहा है, 54 दिख रहा है ना, तो 54 रखेंगे, हाँ, फिर गुने 100 प्लस में 100 दिख रहा है, ठीक है। इनको भी काटेंगे तो कितना आ गया, 154 आ गया। जब 154 आ गया, 146 आ गया, ठीक है, इन दोनों आ गया। अब बोल रहा है कभिष्ट अनुपात, बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए तो दोनों का अनुपात कितना दिखेगा, यहाँ पर रख लेते हैं, दोनों का अनुपात ना, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, अनुपात, ये अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो दोनों का अनुपात कितना दिख रहा है, तो 146, ठीक है, 146 अनुपात में यहाँ पर कितना दिख रहा है,
हाँ 154 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ गया, ये 73 मर्त में, ये 77 मर्त में आ गया, ठीक है ना। ये 77 मर्त में, ये 73 मर्त में, इसका अनुपात कितना आ गया देखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं यानी इसका अनुपात यहाँ पर 73 अनुपात 77, 73 अनुपात 77 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः यानी 30% और यहाँ पर 18% अधिक हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो इससे पहले वाला 14 बनाए थे उसी तरीका से आपको ये 15 भी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है, तो उन दोनों का भी अनुपात ज्ञात करना है। देखिए उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉजिक चेंज कर देंगे। अगर बनाएंगे तो उसी प्रकार से भी बन जाएगा। जैसे देखिए तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 हो गया, ठीक है ना। हाँ तो 100 रख लेते हैं, वही तो आ गया, ठीक है। मान लीजिए हाँ 100 रखते हैं, ठीक है ना। ये तीसरी संख्या 100 हो गया। जब तीसरी संख्या 100 आ गया ना, हाँ तो यहाँ पर पहली संख्या क्या दिख रहा है, तो पहली संख्या मान लीजिए 100 हो गया। 100 गुने कितना करेंगे, 100 गुना यहाँ ना, ठीक है। और 100 प्लस यहाँ पर दिखेगा, 100 गुना नहीं 100 प्लस हो गया, ठीक है। 100 प्लस यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 30%, तो 30 रख लेंगे, ठीक है। फिर गुना करेंगे 100 और बट्टा में भी क्या करते हैं 100 करेंगे, ठीक है। तो 100 काटेंगे तो कितना आ गया 130 आ गया, ठीक है। अब दूसरा को रखेंगे तो दूसरा भी 100 रखेंगे, फिर प्लस में कितना रखेंगे ये 18 रखेंगे, ठीक है। अब गुना करेंगे, ठीक है ना, 100 बट्टा में ये 100 आ गया, ठीक है। अगर इसको भी करेंगे तो 100 काट लेंगे तो कितना आ गया 118 गया। अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। लेकिन अगर ऐसे हम बनाएंगे तो आपको क्या अनुपात आता पाएगा। देखिए तो अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अनुपात इसमें भी पूछा है, तो अनुपात हो गया, ठीक है। अनुपात तो अनुपात कितना दिया है, तो 130 अनुपात यहाँ पर 118 दिया है। अब देखिए इनको दो मर्त में काटेंगे, दो से भी काटेंगे दो से भी काटेंगे। जब दोनों से काटेंगे ना, देखिए ये 65 अनुपात कितना आ जाएगा 59 आ गया, यानी 65 अनुपात 59 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।